मुझे एक क्लाइंट ने कॉल की, कहता है कि मेरे अब्बू मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दे रहे, तो मैंने सर आपसे केस करवाना है। मैंने उसको कहा कि प्रॉपर्टी में से तुम्हारा हिस्सा कैसे बन गया, क्या तुमने प्रॉपर्टी खरीदी है? कहते नहीं, प्रॉपर्टी अब्बा जी की है, लेकिन मैंने अपना हिस्सा लेना है। मेरे दोस्तों, मैं कुछ हद तक मुस्कुराया भी, लेकिन आप सबको मैं आगाह करना चाहूंगा, उस बंदे को भी गाइड किया, लेकिन सोचा कि ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं ताकि ये एक रिकॉर्ड महफूज हो जाए और तमाम दोस्तों के लिए ये फायदेमंद हो सके। मेरे दोस्तों, आप अपने बाप या मां से प्रॉपर्टी ना कानूनी तौर पे मांग सकते हैं, ना शरई तौर पे मांग सकते हैं। वो प्रॉपर्टी उनकी है। जब वो फोत हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी विरासत बनती है और विरासत में से आपका हिस्सा बनता है। यानी आप उनकी जिंदगी में प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मांग सकते, राइट? तो जो लोग कहते हैं, खाम ख्याली में होते हैं कि हम अपने अब्बू से या अम्मी से प्रेशराइज करके हिस्सा मांग लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब विरासत के अलूम के बारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने विरासत का इल्म हासिल कर लिया उसने आधा इल्म हासिल कर लिया। इतना डिटेल्ड टॉपिक है और इतना अहम टॉपिक यह है कि कुरान मजीद में इस पर विरासत को लेकर एक पर्टिकुलर सूरा आई जिसके अंदर विरासत के तमाम कवानीन बताए गए, सूरह निसा के अंदर। मेरे दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप एक मरतबा सूरह निसा को लाजमी पढ़ें ताकि विरासत को लेकर शरीयत क्या कहती है आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस मिल सके। लेकिन कानूनी पॉइंट्स और मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले नंबर पे, जब कभी कोई फोत होता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से सबसे पहला हिस्सा उसके कफन दफन के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी तजहीज़ो तकफीन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जो रकम बचती है वो कर्जदारों को कर्ज उतारने के लिए दी जाती है। फिर जो रकम बचती है उसमें से वसीयत दी जाती है। वसीयत भी कोई शख्स 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकता। यानी मान लीजिए एक बंदे की प्रॉपर्टी है 30 लाख या 40 लाख प्रॉपर्टी है। अब 40 लाख में से 5 लाख तजहीज़ो तकफीन पे खर्चा आ गया, 5 लाख खर्चा दे दिया, कर्जा दे दिया, बाकी बच गए 30 लाख। अगर किसी शख्स ने कोई वसीयत की है तो 30 लाख में से 10 लाख से ज्यादा वो वसीयत नहीं कर सकता, वो वॉइड है, वैलिड ही नहीं है। बाकी 10 लाख निकालने के बाद जो 20 लाख बच जाएंगे मेरे दोस्तों, वो बनेगी असल विरासत। तो आज मैं विरासत की कुछ चीजें आपको गाइड करना चाहूंगा कि मर्द या औरत में से कोई भी फोत होता है तो सबसे पहले तजहीज़ो तकफीन का खर्चा निकाला जाएगा। तजहीज़ो तकफीन के बाद कर्जा, कर्जे के बाद वसीयत, वसीयत के बाद मां बाप को राइट दिया जाता है। प्रॉपर्टी में से 1/6 प्रॉपर्टी, छठा हिस्सा मां बाप को जाता है। मान लीजिए एक बंदे की ने 40 लाख छोड़ा है, 5 लाख जी तजहीज़ो तकफीन पे खर्चा आ गया, 5 लाख उसका खर्चा आ गया कर्जा उतारने पर, राइट? इसके अलावा उसने वसीयत की हुई थी 1/3, 10 लाख वसीयत में निकल गया, बाकी 20 लाख बच गया। 20 लाख में अगर मां बाप उसके हयात हैं तो 6 हिस्से बनेंगे, 3 लाख और 20-25 हजार समथिंग जितनी भी रकम बनती है वो मां बाप को मिल जाएगी। जो बाकी रकम होगी वो बेटे बेटियों में तकसीम होगी। अब बेटे के कितने हिस्से हैं प्रॉपर्टी में? बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है। कई लोग इस पर बड़े ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि बेटे के 2 हिस्से क्यों है, बेटी का 1 हिस्सा क्यों है। वजह यह है कि नानो नफका की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम में मर्द के ऊपर डाली है कि घर का खर्चा मर्द ने चलाना है। औरत जितनी मर्जी मालदार है लेकिन घर का खर्चा मर्द चलाएगा। जब मर्द ने घर के खर्चे चलाने हैं, नानो नफकी की जिम्मेदारियां मर्द के ऊपर आयद हैं, तो फिर प्रॉपर्टी में से भी उसको 2 हिस्से दिए गए, औरत को 1 हिस्सा दिया गया, राइट? अब मान लीजिए कि कई लोग कहते हैं कि मेरा फलाना बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मैंने इसको आग कर देना है। आग करने का कॉन्सेप्ट ना ही तो कानून में मौजूद है ना ही शरीयत में मौजूद है। आग करने का कॉन्सेप्ट एक मुआशरती कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं अखबार में इश्तिहार दे दिया कि इसको मैंने आग कर दिया, वो आग हो जाता है लेकिन प्रॉपर्टी में से राइट उसका कभी खत्म नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे अहम बात यह है कि अगर आपकी एक बेटी है तो बेटी को सिर्फ आधा हिस्सा प्रॉपर्टी में से मिलेगा। यह मैं सुन्नी फिका की बात कर रहा हूं, चंद अहले तशी हजरात भी मुझे सुन रहे होंगे। अहले तशी हजरात जो हमारे हैं उनमें बेटी को भी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा मिल जाता है। अगर औलाद में सिर्फ एक बेटी है तब भी प्रॉपर्टी पूरी मिल जाती है। कई लोग अपने आप को सिर्फ इसलिए अहले तशी डिक्लेयर करवा लेते हैं कि बेटी को प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा मिल सके, राइट? बाय द वे, अहले सुन्नत के अंदर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलता है बेटी को अगर सिर्फ एक बेटी है औलाद में और कोई बेटा नहीं है।
मान लीजिए 2 बेटी हैं या 2 से ज्यादा बेटी हैं, तो प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा बेटियों को मिलेगा, बाकी सारा हिस्सा फिर मां बाप को मिल जाएगा। यानी सबसे पहले तजहीजो तकफीन हुई, उसके बाद जो हिस्सा बचा वो प्रॉपर्टी के कर्ज निकल गया, कर्ज के बाद वसीयत होगी, वसीयत के बाद मां बाप का हिस्सा हो गया। अगर मां बाप नहीं है तो बच्चों की प्रॉपर्टी बच्चों में तकसीम होगी। बेटा है तो 2 हिस्से, बेटी है तो 1 हिस्सा। अगर सिर्फ बेटे हैं तो वो बराबर हिस्से तकसीम हो जाएंगे। अगर बेटा बेटियां दोनों हैं तो हिस्सों की तकसीम मैंने आपको बता दी। अगर सिर्फ एक बेटी है तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा, बाकी सारा हिस्सा वालदेन को ट्रांसफर होगा। अगर वालदेन नहीं है तो बहन भाइयों में तकसीम होगा, बिल्कुल उसी तरह के प्रॉपर्टी जैसे वालदेन की तरफ से आई है। अगर 2 बेटी हैं तो 2/3 प्रॉपर्टी का हिस्सा बेटियों को मिलेगा और जो बाकी हिस्सा होगा वो उसी तरह ऊपर वालदेन को ट्रांसफर हो जाएगा। वालदेन नहीं है तो बहन भाइयों को ट्रांसफर हो जाएगा, यानी जो बंदा फोत हुआ उसके बहन भाइयों को प्रॉपर्टी का हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा 2/3 काटने के बाद। मेरे दोस्तों, मैंने आपको आग का भी कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने बेटा बेटियों का भी कॉन्सेप्ट दे दिया, अगर सिर्फ एक बेटी है वो भी कॉन्सेप्ट दे दिया, 2 या 2 से ज्यादा बेटी है वो भी कॉन्सेप्ट दे दिया। वालदेन का प्रॉपर्टी में 1/6 हिस्सा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तजहीजो तकफीन होगी, उसके बाद कर्जे उतरेंगे, कर्जों के बाद वसीयत होगी, वसीयत के बाद बाकी मामलात विरासत के अंदर चलेंगे। अहम बात जो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर यह है कि क्या दादा की प्रॉपर्टी में से पोते का हिस्सा बनता है? कि दादा की प्रॉपर्टी थी, बाप फोत हो गया, बाप के फोत होने के बाद पोता कहता है कि मुझे दादा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा दें, तो इसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। शरीयत कहती है कि प्रॉपर्टी बेटे में और बेटियों में तकसीम होगी, नीचे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। अब मान लीजिए दादा के फोत होने से पहले ही बेटा फोत हो गया उसका, अब वो बेटा जो फोत हो गया तो उसको तो विरासत गई नहीं, विरासत तो बनती ही बाप के फोत होने के बाद थी। तो बाप के फोत होने से पहले बेटा फोत हो गया और बेटे का कोई बेटा है तो उस तक विरासत पहुंची नहीं, तो लोग कहते हैं कि वो तो यतीम है, यतीम का हिस्सा मर जाएगा। नहीं मरेगा। अब दादा को पता है कि मेरे पोते यतीम हैं, तो दादे को यह पता होना चाहिए कि विरासत में इनको कोई हिस्सा नहीं मिलना, वो गिफ्ट दे दे। गिफ्ट देने की ऑप्शन तो अभी भी उसके पास अवेलेबल है। प्रॉपर्टी को हिबा कर सकता है, वो ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, राइट। चाहे उसको यह भी लगे कि मेरे बाकी बेटे तो मौजूद हैं, बाकी बेटों के बच्चों को उतनी दौलत नहीं चाहिए जितनी मेरे जो बेटा फोत हो गया है, मरहूम बेटा है, उसके बच्चों को चाहिए, तो वो गिफ्ट ज्यादा दे दे। लेकिन जो शरीयत का मेरे दोस्तों तकाजा है, वो तकाजा यही है कि दादे की प्रॉपर्टी पोते को ट्रांसफर नहीं होगी। इसी तरह विरासत के बेइंतहा कॉन्सेप्ट्स हैं। आप मार्केट से किताब भी खरीद सकते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर, फैमिली लॉज पर आप किताब खरीद सकते हैं। एक अहम चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी ना सिर्फ जो जमीनी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती है, बल्कि अगर अमाउंट बैंक में पड़ी हुई है तो वो अमाउंट भी ट्रांसफर होती है तमाम बच्चों के अंदर, और उसी तरह ट्रांसफर होती है जिस तरह बाकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, राइट। मान लीजिए बैंक के अंदर अमाउंट पड़ी है, तो उसका भी तरीकेकार ना सिर्फ प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने का बीवी और बच्चों की हद तक होगा, बल्कि वो प्रॉपर्टी बाप की तरफ मां की तरफ भी ट्रांसफर होगी। अगर औलाद में सिर्फ बेटी है तो उसको आधी ट्रांसफर होकर बाकी बाप और मां की तरफ ट्रांसफर होगी या बहन भाइयों की तरफ ट्रांसफर होगी, बिल्कुल तरीकेकार सेम है। अहम चीज यह है कि अगर मर्द फोत होता है तो बीवी को क्या मिलेगा, और बीवी फोत होती है तो मर्द को क्या मिलेगा। अगर मर्द फोत होता है तो बीवी को प्रॉपर्टी में से 1/8 हिस्सा मिलता है अगर औलाद है, और अगर औलाद नहीं है तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर बीवी फोत होती है तो मर्द को 1/4 हिस्सा मिलेगा अगर औलाद है, और अगर औलाद नहीं है तो 1/2 हिस्सा मिलेगा। बाकी प्रॉपर्टी पीछे ट्रांसफर होगी बहन भाइयों की तरफ और मां बाप की तरफ। मां बाप हैं तो बहन भाइयों को नहीं मिलेगी। यह एक प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं तरतीब से बताऊंगा। सबसे पहले तजहीजो तकफीन, तजहीजो तकफीन के बाद कर्जा, कर्जे के बाद अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो किस बुनियाद पर होगी, वसीयत की बुनियाद पर। वसीयत के बाद जो प्रॉपर्टी है उसका 1/6 हिस्सा मां बाप को जाएगा, जो बकिया प्रॉपर्टी बचेगी वो बीवी या खावंद को ट्रांसफर होगी, यानी 1/8, 1/4 या 1/4 और 1/2 के लिहाज से। और फिर जो प्रॉपर्टी बचेगी वो बेटा और बेटियों में तकसीम होगी, बेटे को 2, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। अगर बेटी है या सिर्फ बेटियां हैं तो भी मैंने तरीकेकार बता दिया। अगर बेटे को आपने याद किया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी या नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके
विरासत को लेकर बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो देखी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ।